खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में सेक्युलर कोड, रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन और परिवार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि राजनीति में ऐसे नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए जिनके परिवारों का पहले से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों को परिवारवाद से बचाने के लिए 1 लाख ऐसे युवाओं को आगे लाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख युवा ऐसे परिवारों से आए जिनका राजनीति से कोई संबंध न रहा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे 1 लाख लोग फ्रेश ब्लड, चाहे ग्राम पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, जिला परिषद में आए, चाहे विधानसभाओं में आए या फिर लोकसभाओं में आए, इससे पहले उनके परिवार का कोई राजनीतिक इतिहास ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए, यह आह्वान किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिनके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ कोई भी राजनीति में ना रहा हो, किसी भी पीढ़ी में कोई भी राजनीति में ना रहा हो, ऐसे फ्रेश ब्लड को मौका देना चाहते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार का महिमंडन कर रहे हैं कुछ लोग, समाज में इस प्रकार के बीज बोने का प्रयास हो रहा है। वो स्वस्थ समाज के लिए चुनौती है। भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना सही होता है, उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान
कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आगे आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आपने सुना, लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया वो हमने आपको सुनाया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। अनिल गुप्ता जी कनेक्ट हो गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अनिल जी स्वागत है आपका। आदेश भारद्वाज जी कनेक्ट हो गए हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। विपिन शर्मा कनेक्ट हो गए, वरिष्ठ पत्रकार है। विपिन जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अनिल जी, आप ही के साथ शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से जब अपना संबोधन दिया, कई बातों का जिक्र किया। विकसित भारत बनाना चाहते 2047 तक, उसका विजन किस तरीके का रखेंगे वो अपने पास, वो भी उन्होंने बताया। लेकिन जो एक बात बोली उन्होंने कि 1 लाख युवाओं को लाना चाहते हैं, राजनीति को बदलना चाहते हैं, फ्रेश ब्लड चाहिए, उसको जरा एक्सप्लेन करिए। युवाओं को कन्विंस कैसे करेंगे पहले राजनीति में आने के लिए, क्योंकि अभी तक जितना मैंने देखा बहुत ज्यादा जो यूथ है वो तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है इतना, कैसे कन्विंस करेंगे? अनिल जी कनेक्टेड है आप हमारे साथ? अनिल जी को दोबारा से जोड़ने की जरा कोशिश करिए, उनकी आवाज यहां पर नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आदेश भारद्वाज जी आपका रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की जो बात कही है, उसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? पूजा जी देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। पहले सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों का आंकलन था। मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी के संबोधन पे जो आपने चर्चा रखी है, तो मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व का उदाहरण आपके सामने है कि ब्रजभूषण सिंह जी के ऊपर किस तरह के आरोप लगे और इतना बड़ा विरोध उनके खिलाफ था, लेकिन उन्होंने उनके पुत्र को ही बुला के टिकट दिया। किस तरह से सोनी जी का था कि तो ये तमाम वो चीजें हैं। किस तरह से धूमल जी का परिवार, किस तरह के हर भ्रष्ट आदमी जिसको ये भ्रष्ट बताते हैं, उस हर भ्रष्ट आदमी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की करनी और कथनी में अंतर है, जिसका खामियाजा देश के नौजवान को भुगतना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा देश के किसानों को, मजदूरों को, हर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इतनी बड़ी गरिमा के पद पे बैठे हैं, इस पद की गरिमा को बनाएं और जो कहते हैं वो करके दिखाएं। लेकिन करनी और कथनी में जो अंतर है, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। आज महंगाई पे कोई चर्चा नहीं करते, आज बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते। 500 नौकरी निकलती हैं, कई उसकी चर्चा नहीं करते। जो एग्जाम होता है वो एग्जाम, सारे एग्जाम लीक हो जाते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। जो व्यक्ति व्यापम घोटाले में चेयरमैन होता है मध्य प्रदेश में, उसी को लाके यूपीएससी का चेयरमैन बनाते हैं। उसी व्यक्ति को उसके बाद निट का चेयरमैन बनाते हैं, एनटी का। तो ये तमाम ये चीजें हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है जो कहते हैं वो करते नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हो तो शायद देश की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। नहीं, युवाओं को राजनीति में लाने की बात जो उन्होंने कही है, मैं तो ये पूछना चाह रही थी, ये जानना चाह रही थी आपसे कि अगर युवा राजनीति में आते हैं, पहले तो उसका रोड मैप क्या होगा उनका, वो कैसे युवाओं को लाएंगे राजनीति में, वो एक अलग ही विषय है, एक अलग ही डिस्कशन का चर्चा। लेकिन अगर युवा राजनीति में आते हैं तो उनका कहना है कि सर राजनीति बदल जाएगी। कैसे राजनीति बदल जाएगी? पूजा जी, इस देश में जब किसी 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में आता है और पेरेंट्स को कम थोड़ी सी समझ होती है, तो कोई ना कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति ये कहता है कि ये बच्चा जिस विषय में ज्यादा अच्छा पढ़ सकता है, अगर मैथ में अच्छा है तो मैथ दिलाएं, साइंस में अच्छा है तो साइंस दिलाएं, या किसी और विषय को अच्छा पढ़ सकता है तो वो कराएं, तो जिसमें उसकी रुचि होती है। ये देश में चलन है, हर बुद्धिजीवी व्यक्ति ये कहता है, कोई उसको पास थोपता नहीं है चीजों को जो है। तो लोगों के अंदर स्वेच्छा से आने की भावना होती है, और स्वेच्छा से आगे आते हैं। और तो ये स्वेच्छा से आने की चीजें हैं।
लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। पासवान जी की पार्टी है तो तोड़ने लग गए, शिवसेना है तो तोड़ने लग गए, अपने सहयोगी दल जो भी होते हैं उन्हीं के लोगों को तोड़ लेते हैं। एक राज्य में कोई सरकार होती है, वहाँ के विधायक दूसरों को खरीद फरोख्त करके किस तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। ये देश में नई नई तरह के उदाहरण है। किस तरह से दिल्ली में कि ये बच्चे जो है डूब के पानी से किस तरह से मृत्यु होगी, एक शब्द पे नहीं बोलते। हमारी एक विनीत फोगाट जो है वो किस तरह से एथलीट में क्या उसके साथ हुआ, जब वो तो कोई न्यूज नहीं था। तो ये उस पर भी करेंगे सर बात। ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। विपिन शर्मा जी, 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको जरा समझाइए अगर आपको भी समझ आया। या तो ये कोई इसको एज अ करियर ले, लेकिन एज अ करियर पॉलिटिक्स को लेना इज अनदर थिंग। और जब कोई राजनीति में आ जाता है तो वो ये बोलता है कि हम तो समाज की सेवा करने के लिए आ रखे हैं। ये कैसे मिक्स एंड मैच होगी? ये हो भी सकती है क्या सर? निस्संदेह हो सकती है। देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश महाशक्ति बने, आत्मनिर्भर बने और आगे अग्रसर हो, तो ये कामना करते हुए मैं ये विचार रखूंगा। बड़ा आज देखिए बहुत ही ये पावन पर्व है और यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि किन लोगों ने बलिदान दिया है। तो यहाँ पर हर एक मंच से देश के माननीय प्रधानमंत्री इस बात को तवज्जो देते हैं कि युवा शक्ति, कि युवाओं को आगे बढ़ाना है। और राजनीति में देखिए, राजनीति भी कोई आप भले ही हम बोले कि जैसे अमूमन बोला जाता है कि पॉलिटिक्स हर जगह कोई कर रहा है, तो ये उसको एक आप नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में मत लीजिए कि क्योंकि राजनीति एक बहुत अच्छा भविष्य करियर है, जो अगर बशर्ते कि युवा उसको समझे और समझाने वाले जो शिक्षक कहें या जो उनके गुरु वो उनको अच्छा मार्गदर्शन करें, तो यहाँ पर आप बहुत बढ़िया तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। भूलना नहीं चाहिए कि किन किन राजनेताओं का योगदान रहा है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में। आजादी के बाद कितने नेताओं ने जो अभूतपूर्व काम करे, प्रशंसनीय काम करे, बहुत अच्छी मिसाल कायम करी है। तो मैं जो बतौर पत्रकार समझ रखता हूं, तो मेरा को ये लगता है कि यहाँ पर आज जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से संदेश देने की जो एक प्रयास करा है, वो उसके पीछे यही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए और अच्छे युवाओं को, और एक तीर से कई निशाने लगाए कि जातिवाद, परिवारवाद, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। और एक आप प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं कि जो आपका नेतृत्व कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, देश का भी नेतृत्व हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का परचम आगे लहरा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज विश्व में हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है, जिसका श्रेय, मैं बड़े जिम्मेदारी से इस बात बोल रहा हूं, जिसका श्रेय 140 करोड़ देशवासियों को जाता है, सरकार की नीतियों को जाता है, सरकार के जो अच्छे रिफॉर्म्स हैं, कदम जो उठाए हैं, उसको तो जाता ही जाता है, लेकिन साथ साथ देशवासियों को जाता है। मिसाल के तौर पे कोरोना काल जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, पूरे देश ने तपस्या करी और प्रशंसनीय बात है कि जो बच्चों ने तपस्या करी, खेलकूद के मैदान से दूर, शिक्षा के मंदिरों से दूर, घर में बैठे रहे और बड़ों को हिदायत दी, जो अपने बड़े बुजुर्ग थे कि आप घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, देश के सामने बेशुमार चुनौतियां हैं और आज यही उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री, इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन कि प्रधानमंत्री ने मुद्दों को उन्होंने टच भी किया है, कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी है। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सैयद यासिर जिलानी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, कनेक्ट हो गए हमारे साथ। यासिर जी, 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना, इसको जरा समझाइएगा। इसको उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे आप या फिर ओरिएंटेशन देंगे कि वो राजनीति में अपना भविष्य देख सके? देखिए, जिस तरीके से भारतीय राजनीति में बदलाव दिखा है, खास करके 2014 के बाद भारतीय राजनीति का स्वरूप बदला है। राजनीति को लोगों ने एक गंभीरता से गंभीर विषय मानते हुए एक्सेप्ट किया है जन जन के बीच में, क्योंकि जो नेतृत्व 2014 के बाद आई है वो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आई है। उन्होंने तय कर लिया था कि 2-3 जो अहम मुद्दा है जो आम जन से जुड़ा हुआ है, जब भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा के मामले में बिल्कुल चाक चौबंद रहना, इस सारी चीजों के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही, उसमें 1 लाख नौजवानों को जो लाने की बात कही गई है, वो कहीं से भी आ सकते हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो।
जो भारत के अच्छे भविष्य के लिए सोचते हों, जो भारत को और ऊंचाई प्रदान करने में उनका योगदान रहे। देखिए, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इसमें जो एक अहम बिंदु है जिस पे चर्चा आने वाले वक्त में बार बार होगी, जो परिवारवाद का एक बहुत बड़ा मामला हमने राजनीति में देखा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आजादी के बाद बहुत सारे नेताओं का योगदान इस आजादी भारत को आजाद कराया, भारत के आजादी के बाद रहा इसको बड़ा और खड़ा करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को अपने पीछे की विरासत देते रहे और किसी ने इस पे किसी तरह की कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि एक जो कॉमन आदमी है, जो आपका कार्यकर्ता है, जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, जिसका अधिकार है, जिसकी राजनीतिक समझ आपके परिवार के लोगों से ज्यादा अच्छी है, पढ़ा लिखा है, उसको मौका नहीं मिलता था। लेकिन आज मौका मिलता है और आज जब लाल किले के प्राचीर से वजीर आजम ये ऐलान करते हैं कि 1 लाख युवा की तरफ वो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो हम लोगों को अभी खबर मिल रही है, जो चर्चा हो रही है, उसमें युवाओं के बीच बहुत उत्साह है और युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। देखिए, आज वो तो समझ गए सर कि उन्होंने क्या कहा। मतलब आप बीजेपी अपने दरवाजे खोल रही है कि तुम हमारी पार्टी में ज्वाइन करो, या फिर सबके लिए दरवाजे खोल रही है कि जो भी आप विचारधारा को समझ पाते हैं जिस भी पार्टी के, उसमें आप जाके ज्वाइन करो। उसके लिए आप क्या करोगे? कि क्योंकि एज अ पॉलिटिक्स को करियर देखना ये बहुत ज्यादा अभी हमारे देश में नहीं देखा जाता है। देखिए, वजीर आजम ने जो बात कही है उसको बड़े कैनवास पे, बड़े प्रोस्पेक्टस पे देखने की जरूरत है। हाँ। उन्होंने कहीं ये बात इंक्लूड नहीं किया है कि हमारी पार्टी में आप आए, जिस पार्टी के वो प्रधानमंत्री हैं, जिसकी सरकार है, वो वैसे तो पूरे भारत 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक पार्टी से उनका जुड़ाव है, जिस संगठन से वो आते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। उन्होंने अपील करी है परिवारवाद से मुक्ति के तरफ आगे बढ़ना है, जातीय समीकरण, जात पात पंथ को तोड़ना है। एक अहम मुद्दा जिसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा, जो सेकुलर सिविल कोड की बात उन्होंने करी है, इस पे भी आने वाले वक्त में बहुत चर्चा का, ये लंबे समय तक के लिए इस पे चर्चा होगी और ये हम लोग बाकायदा बहुत जल्दी आप इस पे डिबेट भी करेंगे, क्योंकि ये परिकल्पना जो बहुत बड़ी सोच रखता है, जो अपनी सोच की उड़ान भरता है, वो नेतृत्व कह सकता है और उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो ये जो आज की उनके भाषण का जो आप सारे बिंदुओं पे जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन में लाते हैं, तो ये जो 2-3, एक तो आपने जो सवाल किया है कि 1 लाख के ऊपर ये चर्चा बनेगी, एक सेकुलर सिविल कोड की चर्चा भारत के अंदर आगे बढ़ने जा रही है, तो और इसमें कहीं किसी से ये नहीं जोड़ा गया है कि पर्टिकुलर विचारधारा के साथ आप जुड़े। ये जो 1 लाख युवा जिनको राजनीति में लाने का आह्वान किया, ये अपील किया, मतलब उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, वो मैं जानना चाह रही थी इतनी देर से। आप इस पे जवाब दीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। आदेश भारद्वाज जी, युवा अगर राजनीति में आते हैं तो युवाओं के राजनीति में आने के बाद कितनी दशा और दिशा राजनीति की बदल सकती है? आदेश जी। पूजा जी, राजनीति में युवा ही आ रहे हैं। युवा ये रेगुलर एक प्रोसेस है। हमारे यहाँ NSUI है, इनके यहाँ ABVP है, दूसरे छात्र संगठन है, वहाँ से बच्चे निकल के आते हैं। कुछ की रुचि होती है राजनीति में, कुछ अपने व्यवसाय में जाते हैं, कुछ नौकरी में जाते हैं। तो कहीं पे कोई युवाओं की कमी नहीं है। सिर्फ दिक्कत है तो यही कि जिस तरह से हम घर का हमारा मुखिया हमारे परिवार को चलाता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश को चलाता है और देश के प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं। आज वो देश के प्रधानमंत्री अपने उन युवाओं को बरगलाने की सी बातें करते हैं, जहां वो युवा जाना चाह रहा है वहां के अवसर बंद कर रहे हैं। मैं तो पहले ही निवेदन कर रहा हूँ कि अगर कोई घर का मुखिया अपने बच्चों के बारे में ज्यादा समझ नहीं रखता तो उस बच्चे के जिस विषय में रुचि होती है उसके टीचर बताते हैं, उसके गुरु बताते हैं कि ये मैथमेटिक्स में अच्छा कर सकता है, इसको यहाँ पे जाने दें। ये साइंस में अच्छा कर सकता है, साइंस में जाने दें। ये इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकता है, इसको नॉन मेडिकल साइंस दिलाएं। तो ये सब हम करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी ना परिवार से जुड़े रहे, ना हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया,
ना संत महात्माओं की बातों का अनुसरण एक भ्रष्टाचार को लेकर भी पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, उस पर भी आप छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए आदेश जी, फिर मैं विपिन जी आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचारियों का भी महिमा मंडन करते हैं, भ्रष्टाचार का भी महिमा मंडन करते हैं। निशाना तो उन्होंने विपक्षियों पर ही साधा। आपका छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं विपिन जी के पास जाऊंगी। उन महिमा मंडल करने वालों में सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया जाएगा इस देश में तो नरेंद्र मोदी जी का लिया जाएगा। उनकी सरकार के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि अगर जिस तरह से सत्य बोलने वाले को हरिश्चंद्र जी के नाम से नवाजा जाता है, वैसे ही अगर इस देश में झूठ बोलने वाले को नवाजा जाएगा तो उसको नरेंद्र मोदी कहा जाएगा। उनकी सरकार के पूर्व वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक व्यक्ति ने कहा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री आंकलन नहीं करते, प्रधानमंत्री की बातों से लोग ऊब चुके हैं। ठीक है सर, लौट रही हूं आपके पास। विपिन जी आपका रिएक्शन, युवाओं का राजनीति में होना ना होना, इस पर हम बात कर रहे हैं। कितनी जरूरत आपको महसूस होती है कि अब इट्स टाइम कि राजनीति में युवाओं का होना जरूरी है, उनका जो विजन है उसको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है? राष्ट्र निर्माण में पूजा जी सबसे बड़ा योगदान युवाओं का होने वाला है। और यहाँ पर हम अगर ये सपना संजो के बैठे हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाना है, तीसरे पटल पे आना है, और कई तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उस पर अब अमल कराना है तो युवाओं को आगे लेके आना पड़ेगा, उनको एक अहम दायित्व देना पड़ेगा। और यही बात आज पर प्रधानमंत्री ने एक प्रयास करा लाल किले की प्राचीर से। और आप इसकी तुलना करें, जब पीछे कुछ वर्ष पहले जब स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर वो देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अहम बात बोली थी कि देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, आतंकवाद और विस्तारवाद। जब आतंकवाद की बात करी, नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ इशारा था, विस्तारवाद चीन की तरफ इशारा था, बिना नाम लिए। तो यहां पर वर्तमान के दौर में, जैसे मैंने पहले कहा कि चुनौतियां बेशुमार है। और सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूं आज आपके सम्मानित दर्शकों तक ये बात पहुंचे। देखिए कि मोबोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, एक तरफ हम संविधान की दुहाई देते हैं। तो ये अगर कोई बोले कि यहां पर देश में, हिंदुस्तान में जिस मुल्क पर हमारे को नाज है, फख्र है कि वहां पर बांग्लादेश वाली हालात बन जाएगी, तो आप क्या काम कर रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्शन है ये तो। एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं कि चुनी हुई सरकारों का सम्मान करना है, तो चाहे कोई सरकार एक वोट से जीते तो वो जीत होती है, हार होती है, ये जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। और निश्चित बात है, कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है, बेवजह नहीं कहा जाता उनको। उन्होंने बहुत बेहतरीन वापसी करी है। जो लोग पॉलिटिकल पंडित्स उनको एक तरह से राइट ऑफ कर रहे थे, तो उनको भी बहुत कुछ मंथन करने की आवश्यकता है कि आप लोग कहां गलती रह गई आपकी। लेकिन यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि 2024 का चुनाव, यहां पर जनता ने, क्योंकि आप तुलना करें कि 240 बनाम 233, 234 जो पूरे विपक्ष के दलों ने, इंडिया अलायंस ने मिलकर कराया, और भाजपा ने अपने दम पर 240 सीटें अगर निकाली हैं तो आप उसको स्वीकार करें। तो यहां पर राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, और जो प्रधानमंत्री से अपेक्षा युवाओं की जरूरत कितनी है, जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जो फ्रेश ब्लड की बात पीएम द्वारा की गई है, उनमें युवाओं की जरूरत कितनी है बढ़ाने में? यासिर जी, ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। यासिर जी, मेरा फिर वही सवाल है आपसे कि आप क्या करेंगे उन लोगों को राजनीति में लाने के लिए, उन युवाओं को राजनीति में लाने के लिए जिनका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है? आपकी तरफ से क्या पहल होगी? वो आपने सिर्फ अपील करनी है या उसके लिए कुछ एक्शन भी लेना है? देखिए, संगठन के दृष्टिकोण से जब बात आएगी तो हमारे यहाँ पूरी एक यूनिट है जो इसी पे काम करती है। मैं इस पे एक चर्चा करूंगा, लेकिन 1 मिनट में कांग्रेस का जवाब दे दूं। देखिए, कांग्रेस के यहाँ तो भ्रष्टाचार पे आपने इनसे सवाल पूछा था, इन्होंने गोलमोल कर दिया। इनके तो खुद के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे बीच के दलाल खा जाते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी ने ये बात खुद कही थी। तो कांग्रेस तो अपने गिरेबान में जब भी झांकती है उसे मुंह की खानी पड़ती है। अभी हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने इशारा किया, नाम नहीं लिया, सलमान खुर्शीद का। सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया है वो भारत को तोड़ने की, भारत के सौहार्द को बिगाड़ने का बयान दिया है। उस पर राहुल गांधी का कोई रिबटल, किसी तरह की सफाई कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। तो ये जो एक दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस का, वो हमेशा से बना रहे। देखिए, युवाओं को लेके
जो प्रधानमंत्री का आज कंसर्न रहा, आप आने वाले वक्त में देखिएगा, क्योंकि भारत युवा पीढ़ी के कंधों पे हमने एक और आपको बता दूं, जिस तरीके से अग्निवीर जैसा कार्यक्रम जब भारत में आया तो कितना उसका अपोजिशन ने अपोज किया, उसके खिलाफ बातें करी, लेकिन आज अग्निवीर को लेके चर्चा हर जगह हो रही है और अग्निवीर एक तरीके से हमारा सबसे बड़ा आने वाला। मैं पूरी बात सुनती आपकी, लेकिन क्योंकि समय खत्म हो गया, माफी के साथ आपको यासिर जी रोकना पड़ रहा है। यासिर जी, आदेश जी और विपिन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बात को लेकर आप भी जरा थोड़ा विचार करिए कि युवाओं की राजनीति में कितनी जरूरत है और क्या आप पॉलिटिक्स में अपना करियर देख सकते हैं। उसको लेकर आप किस तरह की जो एक्शंस है, जो इम्प्लीमेंटेशंस है, वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं।